Now, Kingsu, since you are already an old student, CMA यूएस का स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम कितना होता है, कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, पास मार्क्स क्या है, कुछ मालूम है? अगर मालूम है तो सबको बताइए किंग्स। यस, गुड इवनिंग। मॉर्निंग, नो प्रॉब्लम यार, गुड इवनिंग, मॉर्निंग, एवरीथिंग ओके। सर सीएमए का फुल मार्क्स ठीक है, नहीं बोलना, कोई बात नहीं, नो टेंशन, डोंट टेक टेंशन। नाउ टुडे आई विल से, मानसी आपकी ये पहली क्लास है, क्या आपको कुछ मालूम है? सर अपॉलजीज, मेरा एक्चुअली म्यूट हो गया था इसलिए। नहीं, मैं कर दिया क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे, तो मैं सोचा आपने आगे बढ़े किसी दूसरे से पूछे, क्योंकि आप शायद कर रहे हैं, शायद नहीं, मालूम है तो बोलना है, नहीं तो नहीं। प्लीज गो अहेड, थैंक यू। यस, नो इशू। सो मानसी, आपको मालूम है, इवन दो यू आर, फॉर यू दिस इज द फर्स्ट क्लास, कि सीएमए यूएस का कितना पेपर होता है, कितने मार्क्स होते हैं, एग्जाम कब होता है, कुछ नॉलेज है? दो पार्ट में पेपर रहते हैं, अराउंड 500 मार्क्स का पेपर रहता है। 75% इज एमसीक्यू बेस्ड और 25% इज ऐसे टाइप थ्योरी बेस्ड यू कैन से, एंड और पास मार्क्स क्या है? नहीं सर, नहीं पता। और एग्जाम कब होता है? सितंबर, साल में 3 बार रहता है। और सीएमए यूएस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन एनरोल करना पड़ता है, फिर एग्जाम में अलग से करना पड़ता है। कोई टेंशन नहीं है, तो मैं यही बातों को पहले सबको बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। मैंने आपको म्यूट कर दिया है, जैसे जब मैं बोल रहा हूं तो वॉइस क्लैरिटी रहे। मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए आप लोग सब लोग ज्वाइन जब करते हैं, बहुत सारे नए लोग भी हैं, तो सबसे पहले हम लोग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, मेरी टीम देती है, मैं पर्सनली देता हूं कि भाई ये सीएमए यूएस का वीडियो है, ये 10 मिनट का है, इसमें सीएमए यूएस के बारे में पूरी चीज आपको समझाई गई है। फिर उसके बाद नीचे मैं देता हूं कि फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग जनरली हम यूट्यूब पे डाल देते हैं, जैसे अभी जो फर्स्ट क्लास हो रही है इसको यूट्यूब पे डाला जाएगा। तो नॉर्मली वो फर्स्ट क्लास में एक मैं टेक्निकल चीज डिस्कस किया, जो मैंने बोला जिसका कोर्स से कोई मतलब नहीं है। अब अपने क्या डिस्कस करेंगे कि सीएमए यूएस का पेपर स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, कब कब एग्जाम होते हैं, सिलेबस क्या है, कितना पास मार्क्स है, कितना पढ़ना है, अपने क्लासेस कैसे कंडक्ट करेंगे। इसमें मेरे को 1 घंटा लग जाता है, जो वापिस 1 घंटा लगेगा। अगर सारे लोग वो फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देख लें तो ये 1 घंटा बच सकता है, लेकिन कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं जनरली। तो नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लीजिए मैं अभी 1 घंटा ये बोलूंगा, भी अगर मैं बोलूंगा, लेकिन किंसुक जी को भी अभी ये नहीं आता है, समझिए। यानी कि क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर मैं आपको कुछ पढ़ा भी दिया, मैंने आपको कुछ समझाया, आपको वो ध्यान कैसे रहेगा? आप सीधा सीधी मेरे पढ़ाने के बाद क्वेश्चंस कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये मैंने 30 साल से सीखा है, 30 इयर्स पढ़ाते हुए, कि जब आपको कोई भी फैकल्टी, मेरे को भूल जाइए, एनीबडी वेयर एवर यू आर टेकिंग एनीथिंग, एनी क्लास, आपको पहले उन्हीं चीजों को फिर से पढ़ना पड़ता है। यानी कि क्लास हो जाएगी तो सीएमए यूएस का पूरा प्रोसेस क्या है, इसका रिकॉर्डिंग भी दोबारा करना होगा, जिससे कि आप दुनिया में किसी को हेल्प कर पाए। भाई सीएमए यूएस का ये स्टोरी है, ऐसे होता है, ऐसे एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, क्या है क्या नहीं है, पूरा चीज आप A to Z उसको बता पाओ। इससे कुछ पैसे का मतलब नहीं है। When you are doing something, you should be doing 100%, not 99.99%। चीजें पूरी की पूरी मालूम होनी चाहिए। तो मैंने तो आप लोग सबको दिया, मेरी टीम ने दिया, लेकिन कोई नहीं देखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिंदगी में मेरे हिसाब से, चीज को पहले अच्छे से समझना, उसके बाद तो क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने की बात बाद में आती है। और मैं अगर ये नहीं बोलूंगा तो आप लोग बार बार मेरे से पूछते रहेंगे,
सर एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, सर मैं कैसे रजिस्टर करूंगा, करूंगी, सर कितने पेपर होते हैं, सर कैसा क्वेश्चन आता है, ये बार बार ही हम लोग बात करते रहेंगे। तो इसको वंस फॉर ऑल एक बार में ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से सबको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब मैं बता दूंगा उसके बाद आपको कुछ पूछना है, यू हैव एनीथिंग टू आस्क, यू प्लीज आस्क, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट लेट मी फिनिश। सीएमए यूएस कोर्स आईएमए इंस्टीट्यूट ऑफर करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम यूएस। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस में, वेदर स्मॉल बिग और मल्टीनेशनल कंपनी, जहां कहीं भी प्रॉब्लम्स है, वेदर इट्स नॉट नेसेसरली रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अगर एचआर रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंप्लॉय के साथ झगड़ा हो रहा है, इंप्लॉय ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, कोई सप्लायर के साथ झगड़ा हो रहा है, कोई कस्टमर के साथ, हर चीज आपको आनी चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मतलब ही होता है मैनेजिंग एवरीथिंग इन द बिजनेस। मैनेजमेंट अकाउंटेंट आर ब्रेन बिहाइंड द बिजनेस, दे नो एवरीथिंग, दे नो एवरी एस्पेक्ट। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना होता है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं होता, बिकॉज यू एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन नॉट सर्टिफाई पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड यू विल से दैट सर ये तो खराब है। क्वेश्चन ये आ रहा है, आपको बनाया ही नहीं जा रहा ना, आपको तो बनाया जा रहा है कि मैनेजमेंट, अगर कंपनी में 10-15 डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है इन एनी एरिया, आप उनको हेल्प करोगे, whether it is IT related, whether it's accounts related, whether it's finance related, whether it's supply chain, जो भी, उसका मतलब होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बहुत डिमांड है मार्केट में मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की, बिकॉज दे आर ब्रेन बिहाइंड द बिजनेस, दे आर द ओनली पर्सन हु नो टॉप टू बॉटम एवरीथिंग हैपनिंग इन द बिजनेस। तो मान लीजिए आप जहां पर काम कर रहे हैं, आपका एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जब कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स ऐसा कर रहे हैं जहां कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिमिट नहीं, एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी। तो अगर इंडिया से सीएमए इंडिया बोले तो भी, यूएस से सीएमए यूएस बोले तो भी, और यूके से बोले सीआईएमए तो भी, तीनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स है। सभी कोर्सेज के अंदर अकाउंट्स, फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, इंटरनल कंट्रोल, आईटी, सारी चीजें। मतलब डोंट थिंक दैट इट इज 2 एग्जाम्स मींस केक वॉक, ह्यूज सिलेबस, और बहुत अच्छे से चीज को घुमा घुमा के एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ तो उससे भी डिफिकल्ट है। सो नॉर्मली मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स आईएमए इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया, मेरे को ईयर याद नहीं है एग्जैक्टली, और वर्ल्ड में सारे कंट्री में लोग सीएमए यूएस कोर्स करते हैं। ज्यादातर मिडिल ईस्ट से स्टूडेंट लोग ज्यादा आते हैं, मैंने देखा है। इंटायर यूएई, मिडिल ईस्ट वगैरह जितना भी, सऊदी है, तंजानिया है, देन यू कैन से दुबई, अबू धाबी, बहुत सारी जगह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू मी, सीएमए यूएस इज वेरी फेमस इन दैट बेल्ट। रीजन ऑफ माई एक्सपीरियंस इज दैट ये सारा बेल्ट में सब वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और इन सारे बेल्ट में, सऊदी है, कोई भी जगह, सब जगह क्या बोला गया कि अगर आपके पास एक प्रॉपर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका जॉब फ्यूचर में जाने वाला है, खत्म होने वाला है, आपको यहां नहीं रखा जाएगा। आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अब कोई दूसरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, प्रेशर है। सीएमए यूएस वन ऑफ द शॉर्टेस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, रिनाउंड क्वालिफिकेशन है, तो वहां पर बहुत फेमस हुआ है। और वहां नहीं, इंडिया में भी सभी जगह सीएमए यूएस हैज डन वेरी गुड जॉब इन लास्ट 10 years। द इंस्टीट्यूट इज देयर क्वाइट लॉन्ग, बट रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत की है और कोर्स को बहुत प्रमोट किया है, कॉर्पोरेट के साथ बात करके उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की है। तो कोर्स करने से फायदा है, लेकिन कोर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अच्छे से पढ़ने से ही अपने एग्जाम पास हो सकते। इजी नहीं है। इफ यू आस्क मी, ACCA is easier to pass than CMA US. CIMA is easier to pass than CMA US. But CMA US is difficult to pass than the UK courses. Reason being that आपको 2 सब्जेक्ट है, लेकिन सारे चीज एक साथ पढ़ा रहे हैं। जबकि अगर CIMA या ACCA की बात करेंगे, भाई अभी अकाउंट से केवल अकाउंट्स पढ़ना है, आपको दूसरा चीज पढ़ना ही नहीं है।
अभी कॉस्टिंग है तो केवल कॉस्टिंग पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ना है, तो आप फोकस कर पाते। लेकिन सीएमए यूएस के अंदर आपको 5, 6, 7 चीजें एक साथ बताई जा रही। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम इट्स नॉट सिंपल। इफ वी आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, वी आर नॉट स्टडिंग कॉन्सेप्चुअली, इट इज डिफिकल्ट टू पास कोर्स। और दूसरा बात यह कि सिंस सीएमए यूएस ज्यादातर स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स कैटेगरी के लोग जनरली कम करते हैं। नॉट दैट कि नहीं करना चाहिए, बट ऐसा ही है। वर्किंग प्रोफेशनल के पास ऐसे भी टाइम नहीं है, ऑफिस, फैमिली, बच्चा, नॉर्मली मैरिड है, तो वो क्या करते हैं, ज्वाइन तो करते हैं मेरे यहां कहीं भी मान लीजिए, लेकिन वो एग्जाम ही नहीं देते, बिकॉज पढ़ाई नहीं होता। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, व्हेन यू डोंट एबल टू गिव टाइम टू कोर्स, हाउ यू विल पास द एग्जाम। आपका एग्जाम कभी होना ही नहीं है, तो पास फेल की बात ही कहां से आती है। तो नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट सीएमए यूएस में एग्जाम्स बहुत कम देते हैं, पढ़ते ही नहीं। पास करने के लिए आपको कोई दिन में 10 घंटा नहीं पढ़ना है। इफ सपोज मान से यू आर अंडर ग्रेजुएट, आपको भी 10 घंटा नहीं पढ़ना है। टाइम है तो मजा करिए। आपको दिन में मन से 2 घंटा पढ़ना है, 2 आवर्स डेली। जब मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, उस समय आपका मोबाइल फोन बंद होना चाहिए, या चालू है तो साइलेंट मोड में होना चाहिए। आप ये नहीं कि सोशल मीडिया में इधर उधर जा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट स्टडी। टीवी बंद होना चाहिए। मेरे हिसाब से वेदर यू आर वर्किंग और नॉट, you need to select 2 hours in a day when you can fully focused study you can do। मेरे लिए, मैं पर्सनली अपना पढ़ाई का काम सुबह 5 बजे करता हूं। आज मैं कितना बजे उठा हूं, 4:30 बजे। कितना बार मैंने सीएमए यूएस पढ़ा दिया है, अनगिनत। क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ाने के लिए मेरे को कुछ नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं फिर से पढ़ रहा हूं, फिर से देख रहा हूं कि एक बार क्या बोलेंगे आज, क्या समझाएंगे, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे जोश में लाएंगे, कैसे, सब कुछ सोचना पड़ता है ना। जब मैं 4:30 बजे उठ रहा हूं, आप कोई उठे नहीं है, आप मेरे को मैसेज ही कैसे करेंगे? कोई जन मेरे को मैसेज तो 7 बजे ही करेगा ना। यानी कि अगर फोन चालू भी है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है, बच्चा है, वाइफ है, सो रहे हैं, उनको सोने का वरदान मिला है, कोई बात नहीं है। बट अपने को सोचना है कि आई विल स्टडी एट दैट टाइम वेयर नोबडी विल डिस्टर्ब मी। तो मैं अगर 5-6 घंटा जो चीज को पढ़ूंगा, वह 2 आवर्स में पढ़ लूंगा। अब आपको मॉर्निंग में उठने का टाइम है कि नहीं है, वो अलग बात है। अब रात को 12 बजे पढ़िए, 2 बजे पढ़िए। आप जब पढ़ेंगे मन से, मैं वो 2 घंटे की बात कर रहा हूं, एकदम इफेक्टिवली फोकस करके आप 2 आवर्स रेगुलरली पढ़िए, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। इवन दो यू आर बिलो एवरेज स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग नॉर्मली, सारे स्टूडेंट एवब और एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज कोई होता ही नहीं। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल स्टूडेंट। लेकिन अगर आप बिलो एवरेज भी हैं, तो भी आप 2 घंटे पढ़ के इजिली सीएमए यूएस पास कर सकते हैं। यानी कि फेल होने का कारण यह नहीं है कि सिलेबस ऐसा है कि पढ़ा नहीं जा सकता, एफर्ट्स नहीं है, प्रॉपर स्टडी नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। ठीक है, दैट इज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स। अब आता है सीएमए यूएस के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप मान लीजिए 2 पेपर है। पार्ट 1 एक पेपर है जिसका एग्जाम देना है, पार्ट 2 दूसरा पेपर है जिसका एग्जाम देना है। दोनों का सिलेबस एकदम अलग है, कोई मेल जोल नहीं, कोई 1 और 2% को रिलेशन होगा, एकदम टोटली डिफरेंट। तो स्टूडेंट लोगों को इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, यू कैन गिव पार्ट 1 एग्जाम अर्लियर, यू कैन गिव पार्ट 2 एग्जाम अर्लियर। सिंस सिलेबस में तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, स्टूडेंट कोई भी पार्ट पढ़ के पहले एग्जाम दे सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करते हैं, हर 4 मंथ्स एक पार्ट हम पढ़ाते हैं। मैंने पार्ट 2 पढ़ाया, अब मैं पार्ट 1 चालू कर दिया। ये पार्ट 1 अपने अक्टूबर एंड तक पढ़ेंगे, फिर अक्टूबर एंड से मैं चालू कर दूंगा पार्ट 2, फिर से वो फरवरी एंड तक पढ़ेंगे। ऐसे करके हर 4 मंथ्स एक एक पार्ट में लाइव पढ़ाता हूं, लाइव क्लासेस होती है। आप लोग स्टूडेंट मान लीजिए नए जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, वो पार्ट 1 में ज्वाइन किए हैं, तो उनको पहले पार्ट 1 पढ़ना है, एग्जाम अक्टूबर में देना है। और अगर मान लीजिए कोई पहले से पढ़ रहा है और उसका पार्ट 2 हो चुका है, क्लासेस कर चुका, एग्जाम दे चुका, तो वो अभी पार्ट 1 पढ़ लेगा। सो हर टाइम जब नया बैच चालू होता है, स्टूडेंट पार्ट 1 या पार्ट 2 जो मैं करा रहा हूं, वो लोग वो करके एग्जाम देते हैं।
इंस्टीट्यूट भी यही बोलते हैं, मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूं, और हम 10 साल 10+ 2014 से ऐसा ही कर रहे हैं। हर 3-4 महीने में एक नया पार्ट 1 पार्ट 2 चालू होता है। अब बैच डेली तो चालू नहीं हो सकता ना, एक बैच को स्टार्ट करने में, एक पढ़ाने में टाइम तो लगेगा। सो जैसे इंस्टीट्यूट बोल रहे वैसे ही मैं फॉलो कर रहा हूं, एक एक पार्ट को एक एक बार पढ़ाया जाए। एग्जाम 500 मार्क्स ईच, पार्ट 1 500 मार्क्स, पार्ट 2 500 मार्क्स। पास मार्क्स 360, which is 72%। आपको 500 में 360 स्कोर करना है पास होने के लिए, 360 और प्लस 360। नॉर्मली ऑन स्टैंड अलोन बेसिस दिस इज वेरी हाई रिक्वायरमेंट कि 72% में पास होंगे। नॉर्मली अगर आप कोई क्लास वगैरह स्कूल वगैरह में एग्जाम दिए हैं तो उसमें 70 के ऊपर हम लोग को ए बोला जाता था, 60 to 70 बी एंड 50 to 60 इज सी, और उसके नीचे डी, माने 70 के ऊपर तो ए। दैट मीन्स इफ यू कंसिडर दिस एज ए स्कूल लेवल और कोई भी ऐसा ग्रेड का एग्जाम, तो ये ए लेवल एग्जाम है। आपको 72% मार्क्स लाना है, विच ऑन स्टैंड अलोन बेसिस लुक्स वेरी डिफिकल्ट। बट क्वेश्चन का पैटर्न, माने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, 75% MCQ and 25% ऐसे टाइप। मतलब आउट ऑफ 500 मार्क्स 375 मार्क्स, 500 into 75%, 375 मार्क्स will be multiple choice questions and 25 marks, 125 marks essay type questions. Multiple choice question means one question given, on the basis of that 4 answers given A, B, C, D, you need to select any one. You don't need to write anything how you are selecting A, B or C or D. Whatever calculations or anything you are doing, that's your own. मान लीजिए मैं अगर illogical बात करूं, since you can say मैं जिसको जय माता दी B, जय माता दी D, जय माता दी E, I can do that in the exam. Nobody can question me why I am doing that. I can say Allah this, no problem. आपने अगर कोई मूवी वगैरह देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो वो पर्सन माता जी के मंदिर में गया, एग्जाम में बैठा ऐसे करके, एंड ही स्कोर्ड माने इन द कॉलेज ही वाज फर्स्ट। वो सब नौटंकी है, दैट्स नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ। बट आई मीन टू से दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब इंस्टीट्यूट को कोई मतलब नहीं है आपने आंसर कैसे लाया, वो आपका वर्किंग नहीं देख रहे हैं। उनको बस करेक्ट आंसर से मतलब है, उनको नहीं मतलब है कि आपका क्या है क्या नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर मेरे हिसाब से एग्जाम पास करना और डिफिकल्ट होता है, जबकि सारे स्टूडेंट सोचते हैं व्हेन इट इज एमसीक्यू इट इज इजी टू पास। एटलीस्ट 90% प्लस होल वर्ल्ड में ऐसा धारणा है, दिस इज अ अंडरस्टैंडिंग। व्हेन इट इज मल्टीपल चॉइस, वाह क्या बात है। बट इफ इट इज ऐसे टाइप इट इज इजी टू पास, एंड इफ इट इज मल्टीपल चॉइस इट इज डिफिकल्ट टू पास। व्हाई? बिकॉज इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस the questions will be from entire syllabus, all detailed things will be asked in the question. हम लोग पढ़ाते हैं इतने साल से, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमसे नहीं होता है, हमको कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको नहीं होगा कैसा हो सकता है। यानी कि मल्टीपल चॉइस में आप अगर ऐसे सोचेंगे टिक टिक टिक, तो वो तो कभी नहीं होएगा। यू नीड टू बिल्ड अप प्रॉपर कॉन्सेप्ट। समझ में अगर चीज आएगी तभी आप उसका मल्टीपल चॉइस का आंसर दे सकते हो। ऐसे टाइप में आप गलत भी कर रहे हो, कुछ नंबर मिल रहे हैं। वॉट एवर पोर्सन्स यू आर डूइंग, बिकॉज यू आर शोइंग द कैलकुलेशन, यू आर राइटिंग द थ्योरी, सम इज रॉन्ग सम इज राइट, कुछ तो नंबर मिल रहा है। मल्टीपल चॉइस में पार्ट मार्किंग नहीं है। दे आर गिविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो लोग देते हैं, 100 क्वेश्चंस, और 25 ऐसे टाइप में दे आर गिविंग
2 questions. 100 multiple choice question for 375 marks. That means every question 3.75 marks. हर क्वेश्चन 3.75 मार्क्स का होता है. बट 100 क्वेश्चन में सारे इजी सारे डिफिकल्ट ऐसा नहीं होता. सम आर इजी, सम आर डिफिकल्ट, सम आर मिडिल लेवल. लेकिन मार्क्स सबका बराबर है. बिकॉज दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मार्क्स आर गिवन बाय कंप्यूटर. कोई पर्सनल आदमी बैठकर आपका चेकिंग नहीं करता है. जब आप सिस्टम में 100 क्वेश्चन का आंसर देते हो, जितना राइट इंटू 3.75 आपका मार्क्स हो जाता है. मान लीजिए आई एम गिविंग एग्जाम, आई हैव डन 60 क्वेश्चंस करेक्ट, तो 60 इंटू 3.75 मेरा मार्क्स हो गया. नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग. आप अगर रॉन्ग कर रहे हैं उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं. ये 75 मार्क्स 100 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन 3 आवर्स. टू बी सॉल्व्ड इन 3 आवर्स. आपको 3 आवर्स मिलता है जिसमें आपको ये पोर्शन कंप्लीट करना है. एंड 25% ऐसे टाइप टू बी सॉल्व्ड इन 1 आवर. 1 घंटा आपको और मिलेगा ऐसे टाइप क्वेश्चंस करने में. यानी कि एग्जाम कितनी देर का हुआ? 4 आवर्स एग्जाम, not 3 hour exam, because generally most of the exams are 3 hours in the world, but CMA US exam is a 4 hour exam. कि पहले आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको 3 आवर्स में सॉल्व करना है, और उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर आपको ऐसे टाइप मिलेगा जिसके आपको 1 आवर में सॉल्व करना है. नाउ मान लीजिए मैं एग्जाम में जा रहा हूं और मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूं, आई हैव नॉट डन प्रॉपर स्टडी, और मैं जय माता दी अल्लाह करने जा रहा हूं, वही कर रहा हूं मैं. बिलीव करिए, आप अगर अभी एग्जाम बुक कर दीजिए और आप जाके दीजिए, आपका 100 क्वेश्चंस में अराउंड 25 to 30 बगैर पढ़े राइट हो जाएगा. 25 to, बिकॉज रीजन बीइंग दैट सिंपल मैथमेटिक्स, इफ वन क्वेश्चन इज देयर एंड ABCD 4 आंसर्स आर देयर, चारों में से कोई तो सही है ना. If you are selecting any answer without any knowledge, there is a 25% chance that you are doing correct. 4 में से कोई एक आंसर है 25%. यानी कि अगर बगैर पढ़े एग्जाम में बैठेंगे, कुछ करे बगैर, तो भी 25-30 क्वेश्चंस तो राइट ऐसे ही हो जाएगा. तो अगर इंस्टीट्यूट को बोलना है भाई 40% इज द पास मार्क्स, देन ऐसा ही बोल देते हैं सब कोई पास है. बिकॉज आप मल्टीपल चॉइस में 25-30% मार्क्स लाओगे, थोड़ा लक बेटर है, भगवान जी आपके साथ है, अल्लाह साथ है, हो सकता है 35-40% वहीं पर आ जाए. अब ऐसे टाइप में कुछ तो आएगा, तो आप फेल होएंगे कैसे? दैट मीन्स वी कैन से दैट एवरीबडी हु विल गिव एग्जाम विल पास द एग्जाम. बहुत सारा ऐसा एग्जाम्स भी होता है. तो 72% ऑन स्टैंड अलोन बेसिस आपको बेसी लग रहा है, लेकिन 30-40% मार्क्स लाने के लिए तो कुछ पढ़ना ही नहीं है. 30-40% मार्क्स यू विल बी गेटिंग विदाउट एनी स्टडी. तो इंस्टीट्यूट बोलता है भाई आई नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ नॉलेजेबल एंड नॉन नॉलेजेबल स्टूडेंट, बिटवीन अ स्किलफुल पर्सन एंड नॉन स्किलफुल पर्सन. इसीलिए पास परसेंटेज 72% रखा गया है. अगर आप मान लीजिए कैट फैट का एग्जाम देते हैं, वहां तो पास मतलब कॉल आता है 95% के ऊपर. जहां कहीं भी मल्टीपल चॉइस होएगा वहां पर पास परसेंटेज ऊपर होना पड़ेगा to differentiate between a good and a bad student, between a knowledgeable, skillful student and a non-skillful student. So on a standalone basis, it is looking high. But if your concepts are there, then it is not that much difficult. If you study properly, proper direction के साथ, proper guidance के साथ चीजों को समझ कर पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. यहां पर एक और बात है कि in 3 hours, if I am not getting at least इसको क्या हुआ यार, at least
50% मार्क्स इन 3 आवर्स, वो तो मैंने लिख दिया, देन ऐसे टाइप विल नॉट ओपन इन एग्जाम। मान लीजिए मैं एग्जाम में जा रहा हूं, 375 मार्क्स में 50%, 187.5 भी नहीं आ रहा है, तो आज अगर ऐसे टाइप खुलेगा विच इज ऑफ 125 मार्क्स, एंड इफ आई विल स्कोर 125 ऑल्सो, तो भी कितना मार्क्स होगा? 187.5 प्लस 125 विच कमिंग अराउंड 300, 360 तो आने वाला नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ये देखता है, सॉफ्टवेयर अपने आप देख लेता है कि अगर आपका स्कोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर 3 आवर्स में कम है, कि आप ऐसे टाइप में वो मार्क्स उठा ही नहीं सकते, तो आपका एग्जाम पहले ही खत्म हो जाता है। यानी कि इन 3 आवर्स योर एग्जाम इज फिनिश, ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर नॉट ओपनिंग, यू गेट द रिजल्ट एट दैट टाइम ओनली कि भाई फेल हो गए। मार्क्स नहीं बताया जा रहा है, वो बाद में ही बताया जाएगा, लेकिन जब 4 घंटा पेपर ही नहीं हुआ, इसका मतलब फेल हो चुके हैं हम, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ही प्रॉपर नंबर नहीं आया। लेकिन मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में 200 मार्क्स आ रहा है या मे बी 220 आ रहा है, देन ऐसे टाइप विल ओपन। लेकिन 220 प्लस 125, इफ यू स्कोर 125 इन ऐसे टाइप, देन ऑल्सो 360 बनेगा नहीं। यानी कि देयर इज नो गारंटी दैट इफ आफ्टर 3 आवर्स द ऐसे टाइप ओपन, देन यू विल पास द एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपका मल्टीपल चॉइस का परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो फिर ऐसे टाइप का बर्बादी करके आपके लिए टाइम कोई फायदा नहीं, तो ऐसे टाइप खुलता ही नहीं। लेकिन ऐसे टाइप इज ओपनिंग, दैट डजंट मीन दैट कि यू आर गारंटी टू पास द एग्जाम। नो भाई, स्टिल यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर नेक्स्ट 1 आवर टू कंप्लीट द ऐसे टाइप प्रॉपरली, स्कोर 360, देन यू पास द एग्जाम। सो वो अपने आप उनका सॉफ्टवेयर डिजाइंड है कि जिसका 3 आवर्स में मल्टीपल चॉइस में अच्छा नहीं गया, उसके लिए पेपर खुलेगा ही नहीं आगे का। नॉर्मली हम लोग ऐसा मानते हैं, क्लास में भी मैं बात करता हूं, कि अपने को एग्जाम में अगर पास होना है तो इन दैट केस वी नीड टू स्कोर 75% करेक्ट इन द मल्टीपल चॉइस। 75% ऑफ 375, 75% ऑफ 375 हमें करेक्ट करना है, माने 100 में से 75 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। तो 75 इंटू 3.75 विल बी कमिंग अराउंड 280 अप्रॉक्स, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस में 280 आ चुका। अब ऐसे टाइप जो 125 मार्क्स का है, कितना भी खराब करेंगे उसमें 80 मार्क्स आ जाएगा, बिकॉज स्टूडेंट हु इज स्कोरिंग 280 मार्क्स इन मल्टीपल चॉइस, वो स्टूडेंट का ऐसे टाइप में 100 नंबर से कम आएगा ही नहीं, बिकॉज टू डू करेक्ट 75% of the multiple choice, you need to have very good understanding of the entire syllabus. तो आप अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर करके रखें तो ऐसे टाइप, ऐसे भी इन ऐसे टाइप यू विल नेवर बी स्कोरिंग लेस देन 75% मार्क्स इफ यू आर स्कोरिंग इन मल्टीपल चॉइस 75%, तो आपका तो 380 390 आएगा। लेकिन एज अ सिक्योरिटी कि भाई मैं एग्जाम पास होऊंगा होंगी, आपको एग्जाम में 75% मल्टीपल चॉइस राइट करने का कैपेबिलिटी पैदा करना पड़ेगा। देन इन दैट केस देयर इज नो टेंशन ऑफ पासिंग द एग्जाम। ये उनका रूल है जिसको हम लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट किए कि एग्जाम 4 आवर तब होएगा जब आपका मल्टीपल चॉइस अच्छा गया है, अगर वो खराब गया है तो आपका पहले ही फेल हो गया। और ये गारंटी नहीं है कि 4 घंटे का एग्जाम आपने दिया तो आप पास ही होंगे, उसके बावजूद आपको 360 स्कोर करना पड़ेगा। एग्जाम है जैन फेब, मई जून, सितंबर अक्टूबर, जैन फेब एवरी डे, इट्स ऑन डिमांड एग्जाम। इट्स नॉट दैट कि भाई कोई डेट है, आपकी मर्जी है आपको कौन सा डेट सेलेक्ट करना है। ऑन डिमांड एग्जाम, the student will select the exam date and time. On demand exam. On demand exam का मतलब होता है there is no date.
यू विल डिसाइड योर डेट ऑफ एग्जाम। जैन फेब 2 महीना पूरा दिन, हर दिन, मई जून पूरा, एंड सितंबर अक्टूबर पूरा। हम लोग नॉर्मली जैसे स्टूडेंट को जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोलता हूं हम लोग एग्जाम देंगे फेब में, हम लोग एग्जाम देंगे जून में, और हम लोग एग्जाम देंगे अक्टूबर में। रीजन इज ओनली वन कि हम लोग को प्रॉपर टाइम मिले कि अभी से हम लोग पढ़ेंगे, एंड इफ वी टारगेट अक्टूबर एंड अराउंड 25th of October तो बेटर रहेगा। वी आर गेटिंग एम्पल ऑफ टाइम टू स्टडी, टू रिवाइज एंड एवरीथिंग। बट फिर भी सितंबर में और जैन में भी एग्जाम है। अगर आपको एग्जाम फरवरी में देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन नॉर्मली जनवरी तक हो जाना चाहिए with the institute exam registration, and your registration should be completed by January। जून में एग्जाम देना है बाई मई, 1 month बिफोर। जिस मंथ में एग्जाम देना है उसके 1 महीना पहले, प्रीवियस मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन विद द इंस्टीट्यूट एंड एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नॉर्मली अभी रिसेंटली वो लोग अक्टूबर में एग्जाम देना है तो अक्टूबर में भी बुक करने अलाउ कर रहे हैं, बट पहले मेरे को याद है 2 साल 3 साल पहले जब कोरोना वगैरह नहीं था, कोरोना से जो चालू वो चेंज कर दी। उसके पहले वो लोग नॉर्मली सोशल मीडिया में लिखते थे सब जगह वेबसाइट पे कि भाई जून एग्जाम के लिए मई 15 तारीख 18 तारीख लास्ट डेट है। अभी ऐसा नहीं है, बट फिर भी हम लोग वही ध्यान रखें, कल एग्जाम है तो आज थोड़ी ना बुक करेंगे, वी शुड बुक एटलीस्ट 1 month इन एडवांस। सो मैं नॉर्मली बोलता हूं कि अगर अक्टूबर में एग्जाम देना है, सितंबर तक हम लोग को एग्जाम बुकिंग और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो रजिस्ट्रेशन है इंस्टीट्यूट के साथ, एक है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है एग्जाम फीस एंड एग्जाम फीस। रजिस्ट्रेशन के अंदर देयर इज अ मेंबरशिप फीस एंड क्या बोलते हैं उसको, वर्ड आई विल चेक टेक्निकली, बट उसको बोलते हैं इनिशियल एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस। दे आर यूजिंग सम अनदर वर्ड, इनिशियल। मतलब जब आप रजिस्टर करते हैं तो इंस्टीट्यूट आपसे 2 तरह के पैसे लेता है, एक है मेंबरशिप और दूसरा है इनिशियल एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस। ये जो इनिशियल एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस है इसका वैलिडिटी 1 year होता है। इफ यू आर रजिस्टरिंग टुडे देन यू आर वैलिड टू गिव एग्जाम्स टिल 1 year। टुडे इज 24th of June, सो यू कैन गिव एग्जाम टिल 23rd June 2024। ये 1 साल का होता है। और अगर आपने मान लीजिए 23rd June 2024 तक एग्जाम नहीं दिया, नहीं पास हुए, नहीं दिया, कुछ भी समझ लीजिए, तो आपको ये वाला जो पोर्शन है इनिशियल एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस फिर पे करना पड़ेगा। इनिशियल एनुअल रजिस्ट्रेशन फीस नाम ही है एनुअल। दिस इज पेएबल एवरी ईयर इफ यू डोंट कंप्लीट, आपको ये बार बार देते रहना पड़ेगा। ये जो मेंबरशिप फीस है इसका वैलिडिटी 2 साल है, 3 साल है। फॉर प्रोफेशनल्स आई थिंक इट इज 3 years, फॉर स्टूडेंट्स इट इज वैलिड फॉर 2 years। मेंबरशिप फी मतलब जब आप एग्जाम्स पास कर लोगे तो आपको इंस्टीट्यूट का मेंबर बनने का ऑप्शन मिलेगा, सो वो मेंबरशिप फी आपसे पहले ही ले लिया जाता है। दैट मेंबरशिप वैलिडिटी इज लॉन्गर बट द इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस इज एनुअल। तो नॉर्मली मैं क्या बोलता हूं कि भाई अगर आज रजिस्टर कर लेंगे तो आज ही से तो 1 year चालू हो जाएगा ना। आप रजिस्टर 1-1.5 महीना बाद करिए, टेक सम टाइम, बिकॉज आज रजिस्टर करने से कोई कल एग्जाम देकर तो पास होना नहीं है, पहले पढ़ना है ना। यू कैन यूज योर 1 year फुल्ली। तो आप रजिस्ट्रेशन जब आपका मोटा मोटी 40-50% पढ़ाई हो जाए तब करिए। अब होता क्या है, मैं ये बोल रहा हूं, इसका अलग फायदा उठाते हैं स्टूडेंट, वो कभी रजिस्टर ही नहीं करते। आप अगर कोई भी चीज करने से डरोगे तो फिर क्लास क्यों कर रहे हैं, फिर किस लिए कोर्स कर रहे हैं। यानी कि आपको मन में ठानना होगा कि मेरे को रजिस्ट्रेशन जून में नहीं करना है, जुलाई में नहीं करना है, अगस्त में कर लेंगे। इन द मंथ ऑफ अगस्त मैं रजिस्टर कर लूंगी, जिससे कि मैं एग्जाम अक्टूबर में दूंगी। समबडी विल से दैट सर
ड्यूरिंग अक्टूबर आवर ऑफिस इज वेरी बिजी, सर ये होता है, सर मेरा बीकॉम का एग्जाम है, सर ये सब फालतू बात, सर मेरे यहां फैमिली में कोई डेथ हो गया, सर मेरे यहां बहुत ज्यादा प्रेस, सब फालतू बात, कोई काम नहीं। आप मेरे को भी कुछ ये सब मत बोलिए और अपने आप में भी, बिकॉज आपका काम है मेरे लिए जो टारगेट है मेरे को पूरा करना, कुछ भी हो जाए मेरे को अपना काम कंप्लीट करना है। ये सब बात जिंदगी में लूजर्स का बात है, दीज आर कॉल्ड लूजर्स। आई एम नॉट एबल टू डू दिस बिकॉज ऑफ दिस नॉट अलाउड मैन। इफ यू वॉन्ट टू बिकम प्रोफेशनल देन यू कांट से ऑल दीज इलॉजिकल थिंग्स। आप इसकी बात मत सोचिए, आपको एग्जाम देना पड़ेगा अक्टूबर में, तभी होएगा, और आप उसको डेफर करते जाएंगे तो जीवन में नहीं होना है। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस दोज हु हैव कंप्लीटेड CMA US by not giving exam in 1 year and then second year। किंसुक मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है ऐसा, एक स्टूडेंट नहीं कि जो 1 साल तक एग्जाम नहीं दिया और फिर उसके बाद दूसरे बार एग्जाम देकर दूसरा साल पास हुआ, ऐसा एक सिंगल पीस नहीं है लास्ट 10 साल में, एक सिंगल पीस। ऐसा जरूर हो सकता है कोई ने एग्जाम दिया नहीं हुआ, 1 साल में उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसका सेकेंड ईयर में एक पार्ट जो बच गया वो हुआ, वैसा हुआ है। स्टूडेंट couldn't pass in one go and they gave the exam, बट ऐसा एक जन भी मेरे पास नहीं है जो पूरा साल भर एग्जाम नहीं दिया और उसके बाद एग्जाम देकर पास हुआ, नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल। यानी कि ये समझ के रखिए कि आप अगर कोर्स 1 साल में नहीं कर रहे मतलब आप CMA US नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी डूइंग इट। दैट्स माई, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, व्हेनेवर वी फोरकास्ट समथिंग वी कंसीडर पास्ट। सो मेरे पास एक सिंगल स्टूडेंट का एग्जाम्पल नहीं है जिसने 1 साल में एग्जाम नहीं दिया और उसके बाद दूसरा साल एग्जाम देकर पास हुआ, ऐसा कोई है ही नहीं हमारे पास, कोई नहीं है। और आप अगर सोशल मीडिया में भी पता लगाएंगे, हजारों में 5000 में कोई एक जन मिलेगा, कोई नहीं। यानी कि CMA US इज अ कोर्स ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर करना है तो कोर्स करना है, नहीं तो नहीं करना है। इवन फॉर अंडर ग्रेजुएट, बीकॉम पास आउट, माने बीकॉम हो गया जिनका जॉब नहीं कर रहे हैं, 12 पास आउट, 1 ही साल का कोर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मन से पढ़ना है यार, और कोई 10 घंटे पढ़ने की बात नहीं हो रही है। ये सब बात करके फायदा नहीं है, फैमिली में ये डेथ हो, जिंदगी है, प्रॉब्लम हरदम रहेगी, कभी प्रॉब्लम जीरो नहीं होने वाला है। डजंट रिलेटेड विथ मनी, इसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका कमिटमेंट क्या है, आप प्रोफेशनल है कि नहीं, पहले ये सोचना है। सो अभी नीरज जी बोल रहे, नटराज जी, एनुअल रजिस्ट्रेशन, यू कैन से सब्सक्रिप्शन फीस, वट एवर नेम यू से। When you register, they are charging 2 types of fees. One fees is membership fees, which is valid for 2 year, 3 year, and one fees is initial registration, annual fees, subscription fees, whatever, which is payable every year. So you will register those who have not registered with the institute in the month of August and give exam in October. So in the month of August, you will be making these 2 payments, and in the month of September for October exam, you will pay exam fees 1 month before। अब एग्जाम वो लोग आजकल उसी मंथ अक्टूबर के लिए अक्टूबर में भी अलाउ कर रहे हैं, बट आप बहुत ज्यादा डेफर करेंगे ना, आप एग्जाम ही नहीं देंगे। पहले से बुक करने से क्या होता है, वी कम इन अ डिफरेंट जोश, डिफरेंट एटीट्यूड। सो फॉर दैट रीजन मैं एडवाइस करूंगा 1 मंथ बिफोर द एग्जाम। यानी कि आपका टोटल पैसा जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है वो 1/3 1/3 1/3 3 बार में जाना है। मैं नॉर्मली बोलता हूं, इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, द पेमेंट इन डॉलर कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी विल बी कमिंग अराउंड 70 to 75,000। सो इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट, membership and initial subscription and all that will be 1/3 of 75, around 25,000। Exam fees of one exam and another exam 25,000। आपका 3 बार में पैसा जाना है। If you are a graduate, if you are in the professional category, then in that case the fees is 90 to 95,000। Now ये जो दोनों फीस मैं बोल रहा हूं, I am considering discount, और इंस्टीट्यूट हर समय डिस्काउंट लाते रहता है, ऑलवेज। कभी साल में 1 बार, कभी साल में 2 बार डिस्काउंट वो लोग लाते हैं। डिस्काउंट किस पे लाते हैं, मेंबरशिप फीस एंड इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस। एग्जाम फीस पे कोई डिस्काउंट नहीं होता है। वो जो मेंबरशिप फीस और इनिशियल रजिस्ट्रेशन फीस है उसके ऊपर 40% 50% डिस्काउंट हो जाता है। तो इन दैट केस अपना कॉस्ट 70 to 75 आता है। यानी कि अपने ये भी ध्यान रखेंगे, जब भी डिस्काउंट आएगा
अपने उस समय रजिस्टर कर लेंगे. बिकॉज वेन द डिस्काउंट इज देयर यू शुड रजिस्टर एट दैट टाइम. इफ यू आर अंडर ग्रेजुएट्स then you are saving around 15,000 rupees. If you are a graduate, if you are a professional, then you are saving around 15-20,000 rupees. नॉर्मल फीस ज्यादा है, लेकिन डिस्काउंट के टाइम पे रजिस्टर करने से आपका 15,000 रुपया इन इंडियन करेंसी सेव होता है मोटा मोटी. तो जब डिस्काउंट आएगी मैं वीडियो बना मैसेज कर देता हूं, बता देता हूं. अभी डिस्काउंट अप्रैल महीने में आया था. फ्रॉम मे मार्च एंड टिल अप्रैल 14th the discount was there which they extended for 3 days. 17th अप्रैल तक था. अभी अप्रैल के बाद मई जून में फिर से नहीं आया है, आएगा, फिर आएगा. तो जब डिस्काउंट आएगा मैं इंफॉर्म करूंगा, उस समय आप रजिस्टर करेंगे. अभी आज रजिस्टर करके कोई मतलब नहीं, और कोई कर चुका उसका कुछ नहीं हो सकता. व्हेन यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अर्लियर, आपका मीटर चालू है, 1 ईयर का स्टोरी चालू है, 1 ईयर में आप खत्म नहीं करेंगे, एनुअल सब्सक्रिप्शन देते जाइए. So you will be making the course more costlier if you are not completing the course within 1 year. इंस्टीट्यूट बोलता है कि एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस एंड ऑल दैट विल बी 70 to 75, 90 to 95, 2 category of students. One they are saying student, one they are saying professionals. Who are the students? Those who are undergraduates, those who are graduate doing masters full time. फुल टाइम मास्टर्स अगर आप कुछ कर रहे हैं, एमकॉम, एमबीए कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट ही माना जाएगा. लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया और आप मास्टर्स वगैरह नहीं कर रहे, देन यू विल बी कमिंग एज अ प्रोफेशनल. डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट मतलब यू आर नॉट अर्निंग. स्टूडेंट मतलब यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मदर, फादर एंड अदर्स. बट प्रोफेशनल मतलब यू आर अर्निंग. आप बोलेंगे सर मैं ग्रेजुएट हूं, एमकॉम ये सब नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैंने, तो आपकी गलती है. आप ग्रेजुएशन के बाद भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, तो गलत है ना. सो दोज हु आर अर्निंग दे आर चार्ज्ड प्रॉपर फीस. दोज हु आर नॉट अर्निंग दे आर नॉट चार्जिंग प्रॉपर फीस, दे आर गिवन सम स्कॉलरशिप. अभी यह है कि जब आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रजिस्टर करने जाते हो, मैं अभी जाऊंगा 2 मिनट के लिए, आपको वहां पर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है कि आप स्टूडेंट कैटेगरी में है कि प्रोफेशनल. आपको बस डिक्लेरेशन देना है, यूबीरी में फायदी कि यू आर सेइंग करेक्ट. वो लोग ऑडिट वगैरह करते हैं, आपने गलत बोला तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. कोई स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर मैं अगर एमकॉम ज्वाइन कर लेता हूं, मास्टर्स कर लीजिए, कौन मना किया. आप करोगे तो बाद में डिग्री मेंबरशिप लेने के लिए वो कंप्लीट दिखाना पड़ेगा, तो ये सब सोचकर फायदा नहीं है. अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में रजिस्टर एज ए स्टूडेंट, इफ यू आर प्रोफेशनल कैटेगरी रजिस्टर एज अ प्रोफेशनल, दैट इज एडवाइजेबल. जब आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो तो वहां पर बोलते हैं सेलेक्ट चैप्टर. इंडिया में कोलकाता चैप्टर, बैंगलोर चैप्टर, दिल्ली चैप्टर, मुंबई चैप्टर, वहां जिस सिटी को बिलोंग करते सेलेक्ट करना है. अगर आप मिडिल ईस्ट वगैरह से, तो वहां का अलग अलग चैप्टर है. तो स्टूडेंट लोग बहुत बार इंक्वायर, सर मैं कौन सा चैप्टर सेलेक्ट करूं. भाई जहां है वहीं का सेलेक्ट करो ना. दे वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी इन एवरी चैप्टर, हैविंग मीटिंग, फिजिकल मीटिंग्स एंड ऑल दैट, फेस टू फेस, वो सब वो लोग करना चाहते हैं. सो दैट ऑल aligned persons, all same type of person can come together, can help the course to grow. इसीलिए चैप्टर में रजिस्टर करना जरूरी. उसका कुछ पैसा नहीं है. दे आर जस्ट आस्किंग यू नीड टू सेलेक्ट द चैप्टर. देन आप उसके बाद पेमेंट करते हो. पेमेंट करने से आपका रिसीट आ जाता है, और जब आपको एग्जाम देना है तो आप अपना लॉगिन और आईडी पासवर्ड यूज करके एग्जाम बुकिंग करते हो. एग्जाम, आई विल बी गोइंग ऑन वेबसाइट. एग्जाम आर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. अभी से नहीं, सालों से, कितने साल से मेरे को ध्यान नहीं है, जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से कंप्यूटर बेस्ड. बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में वेयर एवर यू विल वर्क, आपको ऑन इस मशीन ही वर्क करना है. सो फॉर दैट रीजन व्हाई दैट द एग्जाम शुड बी पेन एंड पेपर बेस्ड. सो फॉर दैट रीजन आई से इन द फर्स्ट क्लास देयर आर स्टूडेंट हु से दैट कि सर आई वांट फिजिकल मटेरियल एंड ऑल दैट. आई से अगर है भी तो भी विंडो के बाहर फेंक दीजिए. You need to develop your skills. You need to develop yourself the way the world is changing. आप अगर चेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो देयर विल नॉट बी एनी आउटकम. तो कोई भी चॉइस का प्रिंट आउट नहीं निकालना है. नथिंग. Whenever you are studying on your own, like this, make a word file. Suppose Nataraj is making a word file, CMA US Part 1, September, October 2023. नटराज ने बनाया ओन नोट्स.
आप वर्ड फाइल में लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं क्लास में। अगर आपको कोई कैलकुलेशंस वगैरह करना है आप एक्सेल यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर, बस 3 ही चीज आपके पास होना चाहिए। whenever you are sitting for self study, a laptop in which there is a word file, there is an excel file and the calculator, nothing else. You need to develop your habit like that so that in the exam speed will be there. तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें कुछ प्लस माइनस वगैरह करना है, आप कहां करोगे, कहां लिखोगे? आप यहीं लिखिए ना, यहीं लिखिए, पेन एंड पेपर बेस्ड कुछ। और जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में ज्यादा लिखने का मत सोचिए, बिकॉज एग्जाम में ज्यादा लिखेंगे पेपर कंप्लीट ही नहीं होएगा। 100 क्वेश्चंस यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इन 180 मिनट्स 3 आवर्स, नहीं सॉल्व हो पाएगा। आपका स्पीड भी तो लाना पड़ेगा। तो अगर आप फर्स्ट क्लास से ही वही एटीट्यूड फॉलो करेंगे, सो बाय द टाइम व्हेन यू रीच एट द टाइम ऑफ एग्जाम देना है, आपको फीलिंग बेटर आएगा। You were more conversant the way exam need to be given. So मैं तो शुरू जितना भी बैचेस पढ़ाता हूं, सीमा, ACC, अभी नया बैच सीमा का करना है मेरे को, अभी उनको यही बोलूंगा, भाई कोई प्रिंट आउट नहीं निकालना है, ऑन स्क्रीन स्टडी करना सीखना होगा। ऑन स्क्रीन जब आप 4 महीना प्रैक्टिस करेंगे, देन अक्टूबर यू विल, बिकॉज मे बी यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, बट पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए तो आपने आज तक पेन एंड पेपर यूज किया है ना, वहां से बाहर आ जाइए। उसी को मेंटेलिटी को चेंज करना है। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड प्रीमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, जहां जहां प्रीमेट्रिक सेंटर्स है सब जगह एग्जाम होता है। अभी बीच में 4-5 मंथ्स बैक दे वे आर अलाउिंग टू गिव एग्जाम बाय सिटिंग इन होम ऑल्सो, घर से बैठकर भी एग्जाम हो रहा था, लेकिन 4-5 महीने से बंद है। एंड दे सेड अर्लियर दैट दे विल बी इंट्रोड्यूसिंग होम बेस्ड एग्जाम अगेन, बिकॉज कोरोना के टाइम पे चालू हुआ था कि इन प्लेस ऑफ गोइंग टू द सेंटर यू कैन गिव एग्जाम इन होम, बट अभी एक बार 4-5 महीने से बंद है। सो प्रेजेंटली इट इज ओनली इन द एग्जाम सेंटर। व्हेन दे विल इंट्रोड्यूस होम बेस्ड एग्जाम, रिमोट बेस्ड एग्जाम, आई विल टेल यू, बट अभी नहीं है। तो आपके जहां पर भी जो प्रीमेट्रिक सेंटर है जो नियरेस्ट है, वहां पर आपको एग्जाम बुक करने मिलेगा। एग्जाम बुक करने के लिए सीट फिट पहले पैसे देने होंगे, पहले आप एग्जाम फीस पे करोगे, देन यू विल रिसीव अ मेल लिंक फ्रॉम देम, and then you will be able to book the exam in your desired center. But that is on screen exam, pure computer based, so study should be computer based only. Just like CMA India is equivalent to postgraduate degree, is it the same for CMA US as well? थोड़ा सा रुक जाते, कोई बात नहीं। So this is, you can say, exam pattern, exam registration and registration with the institute. Others just wait, I will be telling. अब आते हैं एक बार इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे जाते हैं, जस्ट वंस, IMA net.org, IMAnet.org। Some changes in the website is there because I am opening after 2 months. No problem. Students में गए, learn more, talking about what is CMA, global recognition, career advancement, earn more, interested in becoming CMA, management accountant competency certified by CMA, the CMA 2 exam pattern, CMA part 1 part 2 उसके बारे में मैं आ रहा हूं, रुकते हैं। How to become a CMA requirement. First join IMA as a member and then enroll in the CMA program. Register for the CMA exams part 1 part 2.
वेरीफाई यू मीट द एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, ये पहला स्टेप है, ठीक है ना। CMA रिसोर्स, CMA प्रोग्राम एनरोलमेंट, अर्निंग योर सर्टिफिकेट वैलिडेट्स योर मास्टरी एंड दिस गेट स्टार्टेड। मान लीजिए हम लोग, मैं इसको पूरा नहीं भर पाऊंगा लेकिन इसको आगे बढ़े, गेट स्टार्टेड। इनरोल इन द CMA प्रोग्राम, इनरोल नाउ। ऊपर है फर्स्ट स्टेप इनरोल, देन रजिस्टर फॉर द एग्जाम, देन आफ्टर द एग्जाम्स गेट योर मेंबरशिप एंड ऑल दैट। सो इनरोल नाउ। अब इसको पूरा भरना पड़ेगा। If you don't have existing registration, login and all that, then suppose मेरा एक बार लॉगिन किया हुआ है, प्रकाश सराफ, पासवर्ड तो मेरे को याद नहीं है, फॉरगेट पासवर्ड कर दिया। प्लीज इंटर द ईमेल एड्रेस फॉर योर अकाउंट एंड यू विल रिसीव पासवर्ड रीसेट। एक बार CA प्रकाश सराफ @gmail.com। Let's see whether the mail is received or not. क्या यार, one second। यार इसको कौन ओके करेगा? Not able to open because somebody in my team need to approve this. No problem, proceeding. But the question is that if you are not registered, then in that case आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन लॉग इन करेंगे। रजिस्ट्रेशन जब लॉग इन करेंगे then you need to fill up all the details, your name, address, email ID, your qualification, student, this, that, अलग अलग करके करेंगे। करने के बाद इन दैट केस आपको आगे बढ़ने मिलेगा। मैं यहां पर आगे और नहीं बढ़ पा रहा बिकॉज इट इज नॉट अलाउिंग मी और माई अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाई और फॉरगेट विच मेल ID आई यूज्ड बिकॉज वैसे भी मेरा CA प्रकाश सराफ में आया नहीं है। दे आर नॉट गिविंग यू मेल, नो प्रॉब्लम।
जब आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद you can book your exam any time when you like. May, June, September, October, Jan, Feb. May, June is already gone. Now September, October we can book part 1, part 2, part 1, part 2. It's a simple process. But आपको मान लीजिए registration process में कोई problem हो रहा है. If you are facing problem, then you can connect with my team. My team will be able to help you. आप screenshot देकर हमें mail डाल देंगे. And still if we are not able to help you, we will connect with the IMA Institute and we will help you. Don't worry. But it's a simple process. Your documents are there with you. You need to register on the institute website and later on for the exam you need to register. जब आप register करोगे. Then comes, इनका आंसर दे देते हैं आदर्श जी. आप CMA US कोर्स ज्वाइन कर चुकी क्या क्लासेस के अलावा इंस्टीट्यूट के साथ? जी सर. कर चुके हैं. जी जी. तो क्यों किया सर? क्यों ज्वाइन किया? एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर इस बारे में. नहीं, मेरे को ऐसा बोलना है कि मेरे को लगता है कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो क्वेश्चन तो तब आना चाहिए जब हम लोग कोर्स करने जा रहे हैं. करने के बाद तो ये नहीं आना चाहिए. क्या बता रहा हूं, मान लीजिए यू आर इंटरेस्टेड इन अ गर्ल and now you got married to the girl. Now you are thinking, should I marry to this girl? सोचिए आप ये बात कर रहे हैं सर. तो अब तो हो गया ना सर. चलिए और दूसरों के लिए बात कर लेते हैं. According to me, in place of saying this, postgraduate course, we divide the courses into two parts. One is professional courses and one is, you can say, university or college related courses. प्रोफेशनल कोर्सेज का मतलब होता है कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होता है जो रिकॉग्नाइज्ड होता है इंडिया में, वर्ल्ड में, और वो कोर्स करने से आपको प्रोफेशनल डिग्री देता है. तो जनरली सारे प्रोफेशनल कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं. तो अभी मन में क्वेश्चन आएगा कि जब पोस्ट ग्रेजुएट है तो हमें CMA US ग्रेजुएशन के पहले करने क्यों मिल रहा है ना? मान लीजिए CA है तो 12th क्लास के बाद इंडिया में CA करने क्यों मिलता है, जबकि CA भी तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है. पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यू आर अलाउड टू गिव एग्जाम बिफोर ग्रेजुएशन, बट यू विल बी गेटिंग द डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन. CA का कोर्स है, CMA US है, CMA इंडिया है, सभी कोर्सेस में डिग्री मिलेगा जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा. जब आप बोल रहे हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन होने से ही मिलेगा ना डिग्री, और केवल ग्रेजुएशन होने से नहीं मिलेगा. वर्क एक्सपीरियंस 2 साल का दिखाना होएगा. जैसे CA के अंदर आर्टिकलशिप होता है, यहां जो भी इंटरनेशनल कोर्सेस होते हैं वहां पर होता है वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको डिग्री मेंबरशिप इंस्टीट्यूट की नहीं मिलेगी. ना मान लीजिए किसी ने 12th क्लास किया था 10 साल पहले, उसने ग्रेजुएशन किया ही नहीं, नॉट डन. अब वो मान लीजिए CMA US कर रहे हैं, तो CMA US अगर वो करेंगे वो तो ग्रेजुएशन करेंगे ही नहीं, वो तो CMA US का एग्जाम देकर पास हो जाएंगे. तो उनको डिग्री कैसे मिलेगी? तो वहां पर लैंग्वेज लिखा हुआ है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन. अब इक्विवेलेंट के लिए इंस्टीट्यूट से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, बट आपको ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा. आप 10 साल इतना साल काम किए, जब आप 12th क्लास 10 साल पहले पास कर लिए, कुछ तो कर रहे होंगे ना, कहीं जॉब कर रहे होंगे, कहीं बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे. उन चीजों को तवज्जो दी जाएगी, उनको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा आपको डिग्री देने में. यह नहीं कि आपको नहीं मिलेगा, बट नॉर्मल रूल क्या है कि आपको एग्जाम पास करने के साथ में वर्क एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा टू गेट द कोर्स. सो सारे प्रोफेशनल कोर्सेस आर प्रोफेशनल कोर्सेस एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं. अगर इंडिया में बात करें तो इंडियन CA, इंडियन CMA is better than CMA US. Any Indian course in India is better than any other international course. क्वेश्चन ये आता है, हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं ना इंडियन कोर्स और CMA US में, यही गलत है. बिकॉज इंडियन CMA करने में 4 साल, इंडियन CMA करने में 20 एग्जाम फाउंडेशन के साथ अगर लेते हैं, इंडियन CMA करने में खर्चा
अगर आप ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह को पकड़ते हो तो 3 से 3.5 लाख। अगर आप ट्रेनिंग क्लासेस को इग्नोर करते हो तो सीएमए इंस्टीट्यूट का फीस भी 70,000 रुपए करीब है। तो आपका अगर अंडर ग्रेजुएट है तो सीएमए यूएस और सीएमए इंडिया का कॉस्ट बराबर है। इफ यू डू सेल्फ स्टडी, इफ यू गो विद द ट्रेनिंग क्लासेस, देन सीएमए इंडिया इज डबल कॉस्टली। सीएमए इंडिया इज ग्रुप वाइज एग्जाम, एक साथ 4 पेपर 8 पेपर, बस सीएमए यूएस इज अ पेपर वाइज एग्जाम। सीएमए इंडिया करने से मोटा मोटी फ्रेशर का जॉब लगता है 6 से 10 लाख, बट सीएमए यूएस करने से फ्रेशर का जॉब लगता है 4 से 6 लाख। फ्रेशर का जॉब, फ्रेशर की बात कर रहा हूं, जो वर्क एक्सपीरियंस्ड है, और वो लोग अगर सीएमए यूएस करते हैं तो उनका जॉब सीएमए इंडिया के बराबर ही लगेगा, उनको ग्रोथ वैसे ही मिलेगी। तो आप कंपेयर लॉजिकली नहीं कर रहे। और अगर आप इंडिया के बाहर जाएंगे तो सीएमए यूएस इज अ बेटर क्वालिफिकेशन देन एनी इंडियन क्वालिफिकेशन, बिकॉज व्हेन यू गो आउटसाइड इंडिया दे वांट अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन। क्यों? सीएमए इंडिया तो इंडिया के बाहर कोई नहीं करता, लेकिन सीएमए यूएस 180 कंट्रीज में लोग करते हैं। क्यों? सो यू कांट कंपेयर लाइक दैट। किसी भी कंट्री में रहेंगे वहां का कोर्स जो है वो ज्यादा वैल्यू देगा, लेकिन आप बाहर जाएंगे, दूसरा कंट्री में जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करेंगे, तो उन लोग इंपॉर्टेंस देंगे इंटरनेशनल कोर्सेस को। लेकिन वो इंपॉर्टेंस के बजाय और सारी चीज भी देखनी। तो अगर इंडिया में रहना है और अगर 3 से 4 साल देने के लिए रेडी हैं और 20 एग्जाम देना है, देन सीएमए इंडिया इज बेटर, ऑब्वियसली। दैट्स एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस। लेकिन दोनों ही कोर्स, सारे कोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। आपको प्रोफेशनल डिग्री इंस्टीट्यूट से मिल रही है, आप वो प्रोफेशनल एग्जाम पास कर रहे हैं। आप वही प्रोफेशनलिज्म होता है कि स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया, 1 साल से एग्जाम ही नहीं दिया, वो पहले से ही प्रूव्ड हो गया, नॉन प्रोफेशनल। आप अपना काम समय पे नहीं करेंगे, दैट्स फर्स्ट थिंग प्रोफेशनलिज्म का, कि काम समय पे करना है। आप किसी को भी ये नहीं बोल सकते मेरे से ये नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाया, ये कोई सुनने वाला नहीं है। काम नहीं हुआ मतलब आप नॉन प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल आदमी का सबसे पहला काम, हर चीज जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है समय पे सही से कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इन प्रोफेशनलिज्म। और क्या है? और तो मेरे को कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न और रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। लास्ट बात बिफोर फिनिशिंग ऑल द थिंग्स,